तो कास्ट कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनने से भी रोकती है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? मुझे वो आवाज़ अब तक याद है, पीछे के दरवाजे से आवाज़ आती थी, ए बेबे रोटी दे दे। वो रोटी जो दी जाती थी लिटरली फेंक करके दी जाती थी। हाँ, वेद पुराण बहुत ज्ञान की बातें हैं उसमें, बिल्कुल है, ठीक है। हम इतनी बहुत कमाल सभ्यता थे, तो फिर यहाँ कैसे पहुँच गए भाई? वेद पुराण वाले दौर में चलो तो हम कहते हैं अच्छा फिर तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दोगे नहीं, फिर हमको इस रास्ते पे चलने का अधिकार दोगे नहीं, क्योंकि आप मनुस्मृति पे जाओगे, आप संविधान को नहीं मानोगे। वो बहुत एकदम यूटोपियन सोसाइटी में रहते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया था देश में, और अब मोदी जी आ गए हैं तो फिर एकदम खराब हो गया है। वरना एक जुड़ा हुआ समाज कैसे टूट सकता है अचानक? जो भी अपने आप को लिबरल या प्रोग्रेसिव मानते हैं वो हिंदू मुस्लिम डिबेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और कास्ट का क्वेश्चन छूट जाता। यार ये बड़ा ही बड़ा गूढ़ प्रश्न है, ठीक है। इस पर मेरी एक्सपर्टीज तो कतई भी नहीं है, और मैं खुद इस बारे में पिछले कई सालों से पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। जो सवर्णों के साथ हमको समस्या नज़र आती है, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट कि कास्ट प्रिविलेज भी कुछ होता है। वो फिर हमेशा उसको मेरिट से जोड़ देते हैं, हमेशा टैलेंट से जोड़ देते हैं। सुशांत सिंह में वजन लगता है। अभी मैं आते हुए सोच रहा था, जब मैंने कहा ये किस्सा आपको बताऊंगा, तब ऐसा सोच भाई सुशांत सिंह में वजन क्यों लगता है, सुशांत कुमार में वजन क्यों नहीं लगता है? सो इट्स लाइक दैट। अब जब तक आप प्रिविलेज्ड वाले आदमी को उठा करके ना उस जिंदगी में रखोगे नहीं, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा नहीं लगता इसमें इतना ज़्यादा सिर क्यों खपाएं, चलो काम करते हैं। बट एक बार आप जान जाए तो फिर इससे अनजान कैसे हो सकता है? तो कभी बम्बई इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंसेस हैं कि अरे जाट का तो दिमाग घुटने में होता है। कॉलेज में तो बड़ा आम था, जाट रे जाट तेरे सर पे काट, जाट रे जाट 16 दुनिया काट। जाटों को बेवकूफ़ी समझा जाता है। और जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बॉयकॉट वाला कल्चर चल गया है, शब्द नहीं है भाई। बॉलीवुड हैज़ टू इम्प्रूव समहाउ। तो जब पैसा खर्च करने की बात आती है ना भाई, तो इंसान सबसे समझदारी का काम करता है। फिर वो राइट विंग लेफ्ट विंग सब भूल जाता है, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है, अपनी जेब से पैसा जा रहा है, टिकट खरीदना पड़ता है। तकलीफ दोनों तरफ है, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। अभी आप जो है राहुल गांधी की भारत यात्रा में गए थे, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप तो राजनीति में आने वाले, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले। तो हमें लगता है बस यही दुनिया है और बस यही कुछ हो रहा है, और यहीं पे क्रांति हो जाएगी। तो होता कुछ नहीं है। ट्रोलिंग बहुत होती है, बहुत गालियां पड़ती हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। अब उसके इफेक्ट के लिए आप वेट करते रहोगे तो वो फिर पॉलिटिक्स है, फिर आप नेता बनना चाह रहे हो। बार बार विक्टिम कार्ड खेलो, कितने फॉलोवर आए, कितने गए। भारत में अब आजकल जो मीडिया है उसको आप कैसे देखते हैं? मीडिया हाउसेस तो किसी ना किसी कॉर्पोरेट के हाथ में है। एक एनडीटीवी आखिरी बचा था, तो वो भी अब अडानी साहब के पास चला गया है। वो पहले अंबानी साहब के पास था। हाँ, बट तब तक अब इसके बाद बहुत लंबी बातचीत है, इसमें से कितना हिस्सा रहेगा नहीं रहेगा, बट आपके रिकॉर्ड में है। तो बहुत चीज़ें बोलते बोलते मैंने भी सीखी आपसे। ये पूरा रहेगा, ये मनु मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। हमारा अपना चैनल है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज में। आज इस मुलाकात सीरीज में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा चेहरा है, वैसे उनको परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सब उनको एक ऐसे अभिनेता के तौर पर जानते हैं जो ना सिर्फ स्क्रीन पर अपने अभिनय से सबको कायल कर लेते हैं, बल्कि असल ज़िंदगी में भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें जुड़ी होती हैं इंसान के साथ में, जो अच्छा बुरा हमारे देश में हो रहा होता है, जो भी एक हलचल हमारे देश में हो रही होती है, उन पर भी उनकी राय बेबाकी के साथ हमको देखने को मिलती है। एक आवाज़ ऐसे दौर में जब हर तरफ थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा छाया हो, तो वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो उम्मीद अभी बाकी है। एक ऐसी आवाज़ है सुशांत सिंह जी, अभिनेता हैं, शानदार और मेरे पसंदीदा अभिनेताओं में से हैं। तो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना एक प्राउड मोमेंट है, इट्स अ फैन मोमेंट ऑल्सो। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़वीक पर। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, बहुत शुक्रिया। और पहले सब दर्शकों से माफ़ी मांगूंगा भाई, गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ बैठी बैठी मिलेगी, बट चिंता ना करें, विचार एकदम खड़े हुए हैं। वाह। तो वो सिर्फ गला वैसा है, आवाज़ तो आपकी बहुत दमदार है और बहुत ही मतलब मजबूती से बातें बोलते रहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोलने की ज़रूरत महसूस हो रही है? यार इस क्यों का सही जवाब मुझे भी नहीं मालूम है। कुदरतन ऐसा ही हूँ शायद। बचपन में जो संस्कार मिले, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी ना स्कूलों में, अब पता नहीं मुझे पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती।
उसमें कहा जाता था कि हर नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं और साथ में कर्तव्य भी होते हैं। तो शायद टीचर ने कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा दिया होगा यार, तो वो कर्तव्य अब तक याद है कि डेमोक्रेसी तब तक है जब तक नागरिक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जब तक अन्याय या गलत के विरुद्ध में आवाज़ उठाते रहें। वो चाहे अन्याय आपका कोई साथी नागरिक कर रहा हो या सरकार कर रही हो, दोनों ही सूरतों में। चाहे सड़क पर कोई किसी का एक्सीडेंट करके भाग जाए जी। तो उसे भी रिपोर्ट करना है भाई, ठीक है ना, या सरकारी बैरिकेड आकर के सामने खड़े हो जाएं तो उसके अगेंस्ट भी आपको खड़े होना है, दोनों सूरतों में। तो कुछ अपने फादर के किस्से सुने, कभी स्टूडेंट यूनियन में हुआ करते थे, रुड़की में आईटीआई कर रहे थे, वो आईआईटी नहीं आईटीआई में थे, तो वहाँ के किस्से सुनते थे। तो आई थिंक कुछ आसपास का माहौल देख करके, किताबें पढ़ करके, भगत सिंह के बारे में पढ़ करके, अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ करके, धीरे 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 जो चीज़ें सीखते रहे कहीं ना कहीं अंतर्मन में बस गई। तो आदतन ऐसा हो गया कि भाई जहाँ गलत दिखता है मुझे लगता है आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया की वजह से हाल के वर्षों में आवाज़ की पहुँच काफ़ी बढ़ गई है। तो बोलता तो पहले भी था, पर आवाज़ इतनी दूर तक पहुँचती नहीं थी शायद। अब ज़्यादा दूर तक पहुँचने लगी है, तो शायद ज़्यादा नज़रों में आ गया हूँ। वरना अपने स्तर पर कोशिश यही रही कि जहाँ गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो सकूँ। नेचर ऐसी है, और मैं क्या कि जिस पेशे में आप हैं, जिस इंडस्ट्री में आप हैं, इस इंडस्ट्री से हमें ऐसी विद्रोही आवाज़ें नहीं मिलती हैं। मतलब ठीक है, आपने काम किया, फिल्में की, सीरियल किए, वेब सीरीज़ की, एंड दे आर एन्जॉइंग देयर पार्ट्स, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, चीज़ें हैं। सामाजिक मसलों पे हमें ऐसी आवाज़ें नहीं सुनाई देती। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और सिर्फ हमारी इंडस्ट्री क्यों, मेरे ख्याल तकरीबन जितने भी स्फेयर्स हैं जहाँ पर सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, जहाँ पर लोग पावरफुल हैं, जिनकी आवाज़ मायने रखती है, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं हमारे देश में खासकर। अगर आप कंपेयर करें वेस्ट से तो बिल्कुल विपरीत स्थिति है। वहाँ पर बेबाक होकर के लोग अपनी राय रखते हैं, बेबाक होकर एक पार्टी के समर्थन में खड़े भी हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी है, पर हमारे यहाँ सिर्फ एक पार्टी के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, किसी और पार्टी के समर्थन में आप खड़े नहीं हो सकते। बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। डर है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बड़े स्तर पर होते हैं जी, आपके साथ साथ आपके आसपास के बहुत सारे लोग आप पर निर्भर होते हैं। एक बड़ा स्टार जो है, फिल्म जब उसके नाम से चलती है, तो प्रोड्यूसर से लेकर के स्पॉट बॉय, मतलब एक पूरा छोटा सा शहर है जिसकी आजीविका उस पर निर्भर करती है। तो उसे अपनी आवाज़ के बारे में सोचना पड़ता है शायद, कि मेरी आवाज़ उठाने का परिणाम बाकी लोगों पर भी क्या होगा। ये भी वजह हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है, कुछ लोग शायद वाकई वैचारिक तौर पर जो है नहीं ज़रूरी समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, नहीं लगता। फिर ईडी और सीबीआई और ये सब भी है ना, तो टैक्स वैक्स इधर उधर सब घुमाते ही हैं मेरे ख्याल से। तो बड़े कम लोग होंगे जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ होगा, जिनकी कहीं कोई फाइल न दबी हो, या जिन पर कोई आक्षेप न लगाया जा सके, प्रूव हो या ना हो। वो तो होता रहे, पनामा पेपर लीक होते हैं और ये पेपर लीक होते हैं, प्रूफ चाहे कुछ हो या ना हो, सिर्फ उंगली भर उठा देनी है और अगला डर जाता है। तो इतनी सारी वजह हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भले ही खामोश हैं, कम से कम वैचारिक तौर पर अन्याय का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। जी, मैं उसमें भी काफ़ी संतुष्ट होता हूँ उस बात से। एक होता है खुलकर अन्याय का समर्थन कर देना, कि हाँ साहब सही है, जो ये कहेंगे वही होगा और वैसा ही होना चाहिए। जी, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं इंडस्ट्री में जो भले ही खुलकर विद्रोह की आवाज़ ना बन रहे हो, लेकिन अन्याय के समर्थन में भी खड़े नहीं हैं खुलकर। तो और अब शायद कुछ कुछ लोग बोलने भी लगे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में बंटवारा हो गया, दो धड़े हो गए हैं, एक इधर है एक उधर हो गया है, कुछ लोग बीच में हैं जो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बंटवारा आपको नज़र आता है इंडस्ट्री में? सुमित, पूरे देश में ही है। इंडस्ट्री देश से बाहर तो है नहीं। एग्जैक्टली। जब घर बंट गए तो इंडस्ट्री कैसे अछूती रहेगी? एक ही घर में जहाँ पर माँ बाप जो हैं वो आपके बीजेपी समर्थक हैं और बच्चे जो हैं बीजेपी समर्थक नहीं हैं, तो इस आधार पर बंटवारा हो गया है कि भाई जो बीजेपी समर्थक है वही देश प्रेमी है, उसके अलावा कुछ भी आप करते हैं तो आप देश के गद्दार हैं और देशद्रोही हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं। तो इस आधार पर जब घर बंट गए हैं, बचपन की दोस्तियां टूट गई हैं, तो इंडस्ट्री तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, इसी देश का आईना है। तो वो दो धड़ में बंटना ही था।
और एक तरह से हमारे समाज के लिए ये शायद एक पॉजिटिव कदम भी है, क्योंकि अब तक हम लोग एक बहुत बड़े भुलावे में जी रहे थे कि भाई डेमोक्रेसी पूरी तरह से आ चुकी है, सेक्युलरिज्म का राज है ना, जात पात छुआछूत धर्म वरम ये सब हिंदुस्तान नहीं मानता है। हम सब भाईचारे की मिसाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यही होता है, और हम सब सोचते थे यही वास्तविकता है। पर अगर आप सतह से थोड़ा सा भी भीतर जा करके देखते, शहरों से ही बाहर निकल करके देखते, तो गांव गली कस्बों से लेकर के जहां तक आप जाएं, हम कई धड़ों में बटे हुए रहे हैं हमेशा से जी। कहीं संस्कृति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं पहनावे के नाम पर, तो कहीं विचारों के नाम पर। समरसता नहीं आई। समरसता जो थी वो एक आंख की शर्म थी, कानून का डर था कि भाई घर में कह सकते हैं हम, जो ना खाए सूरा सो नहीं हिंदू पूरा, है ना, खुलेआम नहीं कह सकते। तो ये खुलेआम नहीं कहा जाता था, लेकिन घर में फिर भी कहा जाता था। मैंने भी तो वही सुना ना जी। मतलब 50 तरह की हर वर्ग को लेकर के, हर कास्ट को लेकर के, हर दूसरी कास्ट में कहावतें हैं। फला का बच्चा कभी ना सच्चा, आप इसमें कोई भी कास्ट डाल दीजिए। सो हम बटे हुए रहे हैं हमेशा से। अब खुल करके पहली बार ये समाज खुद को फेस कर रहा है कि हमारी असलियत ये है, और इससे हम में से बहुत से लोगों को झटका लगा। पहले तो ये स्वीकारने में कि ये हमेशा से था। मुझे भी ऐसा लगा काफी टाइम तक कि यार ये 2014 जब से बीजेपी आई है ना, इन्होंने ये जो हवा बदली है, तब से ये जहां देखो हिंदू मुस्लिम जात पात यही हो रहा है। लेकिन इन्होंने ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया कि एक समाज जो बिल्कुल एक होकर खड़ा था वो अचानक बढ़ गया? वो तो संभव ही नहीं है। राइट। आपने सिर्फ हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी उसका फायदा उठाया। सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट कि हम ऐसे ही थे, ये बाहर से कहीं से नहीं आई है विचारधारा। बहुत सारे लोग ये बार बार, जैसे हम देखते हैं कि बोलते हैं कि मोदी का इंडिया, उससे पहले इंडिया जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत एकदम यूटोपियन सोसाइटी में रहते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया था देश में, और अब मोदी जी आ गए हैं तो फिर एकदम ख़राब हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत कुछ ख़राब था, तो हमारी जो अंडर द कारपेट वाली मेंटेलिटी है कि कूड़ा है तो कारपेट के नीचे घुसा दो, उसको दिखाओ मत, वो भी एक्सपोज हो गई। तो हमारे अंदर समाज की तौर पे भी कुछ कुछ कमियां थी जो हम लोग इतने जल्दी वही बाहर आया है। हमारी कमियां थी जिसका फायदा उठाया गया। वरना एक जुड़ा हुआ समाज कैसे टूट सकता है भाई अचानक? धीरे धीरे टूटना फिर भी समझ में आता जी। है कि धीरे धीरे प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, एक कम्युनिटी को बुरा बताया जाए, धीरे 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 कई बरस लगते हैं उसमें। अचानक एक परिवर्तन नहीं आ जाता जी। सो उसे स्वीकारने में समय लगेगा। अभी भी बहुत सारे लोग इस शॉक में हैं कि नहीं ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो सबसे इजी होता है शुतुरमुर्ग की तरह सर छुपा लेना कि नहीं, आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सिर्फ ये सब, बाकी कहीं कुछ नहीं है। बहुत बड़े तबके में नहीं भी है। ऐसा नहीं कि पूरा देश सिर्फ नफरतों के हवाले हो गया है। बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे, बहुत सारे शहर, बहुत सारे मोहल्ले ऐसे भी हैं जहां हिंदू मुस्लिम जात पात छुआछूत नहीं है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। सो ठीक है, लेट पीपल फेस करना अच्छा होता है। सो मैं तो हर नेगेटिव में पॉजिटिव तलाशने की कोशिश करता हूँ यार। ठीक है, जिसने भी किया, जैसा भी किया, कम से कम समाज पहली बार आईना तो देख रहा है। बहुत देर तक नकारेंगे, आईने को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर जाकर के एहसास होगा। क्योंकि वो जब उसकी बदसूरती जी वो आपके घर तक भी पहुंचेगी ना, तो तब एहसास होगा कि यार जो हो रहा था गलत हो रहा था। और फिर जब गलत विभत्स लगने लगेगा, जैसे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, अब वो ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं है मुझे नहीं पता भाई जी, पर मैं उसको एक एग्जाम्पल की तरह ले रहा हूँ कि जब इतना लहू बह गया कि खुद उसे विरक्ति हो गई, यार अब और मारकाट नहीं। तो जब तक ये नफरतें जो है ना विभत्स रूप लेकर के खुद हर आदमी को झंझोड़ नहीं देंगी, तब तक एक्चुअल बदलाव तो मुझे लगता है नहीं आएगा। और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग कम्युनिटी जर्नलिज्म में हैं और अपनी एक दलित आइडेंटिटी के साथ हम लोग काम करते हैं। हम इस पूरी डिबेट में, जैसे जो मोदी का इंडिया वाला डिबेट है, उसको हम लोग हिंदू मुस्लिम बाइनरी के साथ जोड़ते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं मतलब जो भी अपने आप को लिबरल या प्रोग्रेसिव मानते हैं,
वो हिंदू मुस्लिम डिबेट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और कास्ट का क्वेश्चन छूट जाता है, जबकि हम कास्ट के नज़रिए से जब इस पूरे देश को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे किसान आंदोलन जब आपसे बात हो रही थी तो लोग कहते हैं कि ये कृषि प्रधान देश है, बट हम लोग कहते हैं कि जाति प्रधान देश है और सब कुछ जातियों में बटा हुआ है। तो इस बाइनरी से, जो हिंदू मुस्लिम बाइनरी है, इससे कहीं ना कहीं उनका एजेंडा तो पूरा होता है, लेकिन दलित आइडेंटिटी का सवाल छूट जाता है। इसको कैसे देखते हैं? यार ये बड़ा गूढ़ प्रश्न है भाई, ठीक है। इस पर मेरी एक्सपर्टीज तो कतई भी नहीं है, और मैं खुद इस बारे में पिछले कई सालों से पढ़ रहा हूँ और सीख रहा हूँ जी। क्योंकि बहुत हद तक शायद मैं भी अनभिज्ञ था। क्योंकि आप जब एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में होते हैं, Exactly. जो कि मैं हूँ, हालांकि जाट को अब रिजर्वेशन के टाइप, मैं जाट हूँ जन्म से, जी। तो अब ओबीसीज में शायद माना जाता है, कुछ स्टेट्स में सेंट्रल लिस्ट में नहीं रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है। तो बट फिर भी कंपेयर टू आप दलित कहें या शूद्र कहें, जो भी ऑपरेस्ड क्लासेस हैं, हम ऑपरेस्ड क्लास तो नहीं है भाई, जाट जो है डेफिनेटली। तो आप जब एक प्रिविलेज्ड कास्ट का हिस्सा होते हैं तो आपको शायद पूरी जिंदगी बीत जाए और आपको एहसास भी नहीं होगा कि कोई अंडर प्रिविलेज लोग भी होते हैं। और होते हैं तो कहाँ होते हैं भाई, हमें तो नहीं दिखते, आपको नहीं दिखते क्योंकि भाई आप उनके आसपास जाते ही नहीं। एग्जैक्टली। सेग्रीगेशन इतना भयानक है कि आपको पता ही नहीं चलता, अनलेस यू आर अ वेरी कीन ऑब्जर्वर। मैनुअल स्कैवेंजिंग जब मैं बच्चा था तो गांवों में, शहरों में भी मैनुअल स्कैवेंजिंग बहुत का आम थी, होती थी। सो मुझे बहुत बाद में, तब तो बहुत छोटा था, कि जो मैला इकट्ठा करने महिला आती थी, कभी कभी उनके बच्चे भी साथ होते थे, वो ले जाती थी टोकरी भर करके, सर पे ले जाती थी। उसके बाद दोपहर को आती थी खाना मांगने के लिए। तो हम सहारनपुर में, मेरा ननिहाल था उस वक्त जी। तो वहाँ पंजाबी का पुट काफ़ी ज़्यादा है, तो पंजाबी हरियाणवी, तो आई थिंक तो ये बेबे बोलती थी शायद वो। मुझे वो आवाज़ अब तक याद है, पीछे के दरवाजे से आवाज़ आती थी, ए बेबे रोटी दे दे। वो रोटी जो दी जाती थी लिटरली फेंक करके दी जाती थी। आपको वहाँ से पता चलना चाहिए कि सेग्रीगेशन कितना बड़ा है। जो रोटी आपको घर में परोस कर दी जाती है, वो आपके घर का जो मैला साफ कर रही है, आपके घर को जो साफ कर रही है महिला, उसको वो रोटी फेंक करके दी जा रही है। सो धीरे धीरे छोटी छोटी बातें ऑब्जर्व करते 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 मुझे एहसास हुआ कि यार कुछ तो है, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो इनफैक्ट मेरी आप शुरू की 1-2 फिल्में उठा के देखना, उसमें मेरा नाम सुशांत कुमार मिलेगा सत्या के टाइम तक जी। तो मैं जब 2nd या 3rd में था तो सुशांत चौधरी लिखा करते थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्यों लगता था मुझे भी नहीं पता, भाई उतने छोटे बच्चे को क्यों समझ में आना चाहिए, नहीं पता। तो मैंने फादर से कहा था कि ये मुझे मतलब अपनी कास्ट बता रहे हैं लोगों को, सबको, ये क्या है, क्यों होना चाहिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं तो सुशांत कुमार लिखूंगा। फादर वॉज फाइन, बोले ठीक है लिखो। तो तब से जो स्कूल में चढ़ा तो सुशांत कुमार ही रहा, आज तक पासपोर्ट में भी सुशांत कुमार ही है मेरा नाम। ओके। तो यहाँ जब आया तो फिर दोस्तों ने कहा अबे यार ये क्या, दिलीप कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, मतलब ऐसा लगता है बहुत पुराने टाइम का एक्टर आ गया। थोड़ा नाम में वजन ओल्ड होना स्कूल। चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा अब क्या करें, लॉजिकली आप सिंह लगा सकते हो या चौधरी लगा सकते हो, चौधरी भी अजीब लगता है, सिंह लगा लेता हूँ। तो वहाँ मैंने नाम चेंज किया, तो सुशांत सिंह में वजन लगता है। बट अभी मैं आते हुए सोच रहा था, जब मैंने कहा ये किस्सा आपको बताऊंगा, तब एहसास हुआ कि भाई सुशांत सिंह में वजन क्यों लगता है, सुशांत कुमार में वजन क्यों नहीं लगता। So that again, it is so entrenched in casteism. आप कहानियां उठा के देख लीजिए, हमारे इस कहानियों के जो हीरो हैं वो सब राठौड़, सिंह, ओबरॉय यही होंगे, सिंघानियाज, है ना। सो इट्स थोड़ा हिलाने वाला थॉट है कि मैं जब 2nd या 3rd में था तब शायद ज़्यादा जागृत था। जब बड़ा हुआ, जब मुझे लगता था अब मैं और जागृत हो गया हूँ, तब मैं सो गया और मैंने कुमार से सिंह कर लिया, क्योंकि सिंह में वजन ज़्यादा लगता है। ओ, तो कास्ट प्राइड और एक प्रिविलेज मिलता है। हाँ ना, बट वो इतना सबकॉन्शियस में जा चुका है ना कि आपको लगता है अरे नहीं, इट्स जस्ट द साउंड ऑफ इट, यू नो, लाइक चौधरी, चौधर। हम ये थोड़ी कह रहे हैं, बट उस साउंड, वो साउंड अपने आप में वो साउंड क्यों है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है यार, एक शोषण, सामंतवाद, 50 चीजें हैं। सो मैं भी सीख रहा हूँ यार धीरे धीरे, और ये हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है एक्चुअली। डिबेट
आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम डिबेट है, मेरे ख्याल से डिबेट हिंदू मुस्लिम भी नहीं है। मुस्लिम ने किया क्या यार, आप बताओ तो सही, ऐसा क्या कर दिया है एग्जैक्टली कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिबेट है। नाम दे दिया गया है, डिबेट हिंदू ही है भाई। और अगर वाकई डिबेट हिंदू करनी है, देन हिंदू को पूरी तरह अंदर देखना होगा कि डिबेट कहां तक ले जानी है आपको, और कहां तक डिबेट है। जो आप दलित आइडेंटिटी और शूद्र, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, ऑप्रेस्ड वर्ग की बात करते हैं, शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी। पहले तो आप हिंदू को समझ ले कि हिंदू समाज क्या है। आप सिर्फ ध्यान भटका रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम से, क्योंकि वर्सेस मुस्लिम करने से पूरा तबका साथ में आ जाता है। आप जैसे ही कॉमन एनिमी हटा दें, जिसको आपने बना दिया कॉमन एनिमी, सडनली असलियत बाहर आती है। फिर हाथरस में आकर के बाहर कहा जाता है अच्छा कानून पर भरोसा नहीं है तुमको। फिर वहाँ पर ठाकुर में बढ़ जाते हैं आप, अछूत में बढ़ जाते हैं, 50 चीज़ें। अजीब है यार, मेरी समझ से परे है। जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना लगता है कि ये है तो है क्यों। कभी कभी ऐसा नहीं लगता इसमें इतना ज़्यादा सिर क्यों खपाएं, चलो काम करते हैं और मज़े करते हैं इंडस्ट्री में, इन सब में क्यों सोचना है? हाँ, बट एक बार आप जान जाएं तो फिर इससे अनजान कैसे हो सकते हैं। या तो अनजान रहे बिल्कुल, वो बड़ा सेफ है भाई, सुखी जीवन जिएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको, नींद अच्छी आएगी, सो जाओ। बट एक बार जब आप जान जाएं कि यार ये गलत हो रहा है और हर पल हो रहा है, हर छोटे गली मोहल्ले गांव में कहीं कभी दलित बेटी को उठा लिया, रेप कर दिया, और मतलब खिलवाड़ जैसा हो गया जी। उसने मूछें रखी तो पीट दिया, घोड़े पे चढ़ा तो मार दिया, प्लेट छू ली तो हाथ तोड़ दिए, जी। मंदिर में नल छू लिया तो मार दिया। अरे भाई हम इंसान हैं, हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सभ्यता जिसने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, और भारत ने शून्य दिया तो तब विश्व आगे बढ़ा, मनोज कुमार के गाने एंड ऑल दैट। हम वो होने की बात करते हैं और ये हो गए हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ ये हम नहीं थे, ये भी मान लेता हूँ कि वाकई इतनी अच्छी सभ्यता थी, और हाँ वेद पुराण बहुत ज्ञान की बातें हैं उसमें, बिल्कुल है, ठीक है, हम इतनी बहुत कमाल सभ्यता थे, तो फिर यहाँ कैसे पहुंच गए भाई? या तो मानो कि कहीं जहां पहुंच गए वो गलत है कंपेयर टू दैट। अगर वाकई विश्वगुरु बनना है, वापस वैसा बनना है आपको, तो सफाई शुरू करो ना। वो भी नहीं करना है, आपको बोलते नहीं ये सही है, ये आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। दिन रात सोशल मीडिया पर पढ़ता हूँ, बोले कास्टिज्म कहाँ, कास्टिज्म क्या बात कर रहे हैं, कहाँ होता है। सो अजीब भुलावे में जीते हैं लोग। पर एक बार आप जान जाएं सच, तो फिर भुलावे में जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। हमारे लिए तो सर ये दोनों संस्कृतियों का जो एक संघर्ष है, हमको तो बड़ी चिंता होती है। ये कहते हैं वेद पुराण वाले दौर में चलो, तो हम कहते हैं अच्छा फिर तो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दोगे नहीं, फिर हमको इस रास्ते पे चलने का अधिकार दोगे नहीं, क्योंकि आप मनुस्मृति पे जाओगे, आप संविधान को नहीं मानोगे। तो हमारे लिए तो ये जो हिंदू राष्ट्र का एक कथित इन्होंने अपना बना दिया है कि ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, तो हमारी तो आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाएगी। इट्स नॉट अबाउट द मुस्लिम्स, इट्स अबाउट द दलित आइडेंटिटी एंड द मार्जिनलाइज सेक्शन। तो हमारे लिए चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कुछ मसला होता है तो हमारे लोग एकदम सड़क पे आते हैं, संविधान बचाने की कोशिश करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। भाई आप तो वो जी रहे हैं, ठीक है ना, मैं तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूँ, वो भी रिसेंटली एनलाइटेंड, या वो एनलाइटेंड भी नहीं, अवोकन इट है ना, रिसेंटली अवोकन ऑब्जर्वर हूँ। ओके, मैंने तो ये वास्तविकता जी ही नहीं है, तो मैं आपके डर, आपकी इनसिक्योरिटी को मैं समझ भी नहीं सकता हूँ। मैं आपके साथ खड़े हो सकता हूँ, सहानुभूति जता सकता हूँ, आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू। जिस तरह मैं एक मुसलमान की क्या पोजीशन है इस समय देश में, मैं समझ सकता हूँ, समझने की कोशिश कर सकता हूँ, उसको मैं कह नहीं सकता कि मैं अरे भाई आई नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई डोंट नो। सो घूम फिर के आता है कि भैया रास्ता एक ही है, संविधान। बिकॉज पुराना समय ही था भाई, बदलना उसका ज़रूरी था, अतः बदला, फोर्सफुली बदला, कहीं नेचुरली बदला, कॉलोनियलिज्म आया, इन्वेडर्स आए, हर देश में आए, हर देश में कभी कोई दूसरा धर्म था, कभी दूसरे धर्म के इन्वेडर्स आए, वैसा ही था, पूरा विश्व वैसा था। हम अनोखा देश नहीं है। मिडिल ईस्ट में भी इस्लाम हमेशा से नहीं था जी।
क्रिश्चियनिटी भी हर जगह हमेशा से नहीं थी, पेगनिज्म था, अलग अलग ट्राइबल कल्चर्स थे, समझिए सब बदला, क्योंकि बदलना वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। कुछ देश काफ़ी आगे निकल गए जो अब एक ही किताब की बात करते हैं जिसका नाम है संविधान। और हर संविधान परफेक्ट भी नहीं है भाई, बट संविधान कम से कम ये तो नहीं कहता कि मुझे बदल नहीं सकते आप। जहाँ समय बदल रहा है, समय के साथ मुझे बदला जा सकता है, इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होंगी, कहीं कोई भगवान अपनी कुर्सी से गिर नहीं पड़ेगा, संशोधन किए जा सकते हैं, होते हैं। सो फ्यूचर की अगर बात करते हैं, एक सोसाइटी जहाँ सब समान अधिकार से रह सके, तब तो भाई एक ही सहारा है संविधान, उसके अलावा तो और कोई सूरत नहीं है। तो जहाँ भी है लड़ाई, जिसकी भी है, संविधान के सहारे जो लड़ रहा है, मैं साथ में खड़ा हो जाता हूँ भाई। चलिए, आप एक सही किताब के लिए लड़ रहे हैं, बाकी जो अपनी अपनी किताब के लिए जो लड़ रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आता, मैं तो वैसे ही निरा नास्तिक हूँ। तो ठीक है, आपको अपनी किताब पर इतना विश्वास है, आप अपनी किताब के लिए लड़िए, मैं उसका विरोध तो नहीं कर सकता, बट उसमें साथ भी नहीं खड़े होऊंगा। भाई आपकी किताब, आपके घर की बात, आप जानो है ना? संविधान हम सब की बात है, उसके लिए हम लड़ेंगे, उसको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जैसा आप मुझे जिक्र कर रहे थे, बिजनौर के अपने परिवार के बारे में बता रहे थे, एक जाट परिवार में पैदा होना, फिर उसमें परवरिश होना और फिर बम्बई तक की यात्रा करना, तो इस पूरी यात्रा में बिजनौर से जुड़ी हुई चीज़ें, आपकी परवरिश और जाट फैमिली की जाति से जुड़ी हुई जो एक प्रिविलेज है उस एरिया में, वहाँ पे तो है क्योंकि वो डोमिनेंट कास्ट है, लैंड ओनर्स हैं, बम्बई में नहीं है, बम्बई में तो फिर आउटसाइडर हैं, उधर पे नहीं है, तो उसको कैसे डील किया? लाइक डिड यू गेट सम काइंड ऑफ प्रिविलेज और व्हाट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कभी उस प्रिविलेज का इस्तेमाल नहीं किया। बिजनौर जब जाते थे, होम टाउन था, तो छुट्टियों में जाया करते थे भाई। तो वो कि भाई हमारे ही कुनबे की धमक है हर जगह, तो सब हमें सलाम करेंगे और ठोकेंगे, वो प्रिविलेज कभी एहसास ही नहीं किया उसका। छुट्टियों में गए, कजन्स के साथ होली, दिवाली, दशहरा मनाया, फिर वापस घर आ गए। तो फादर की जहाँ भी सर्विस हुआ करती थी, PWD में थे, जूनियर इंजीनियर, तो वहाँ तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि आप जाट हैं या क्या है, क्या नहीं है। सो एक्स्ट्रा प्रिविलेज, क्योंकि आप जब एक सरकारी नौकरी में आ जाते हैं तो फिर आपके ओहदे पर डिपेंड करता है आपका क्या प्रिविलेज है। फिर आपकी कास्ट वास्ट उतना मैटर नहीं करती है। आप जूनियर इंजीनियर हैं तो फिर तकरीबन सारे जूनियर इंजीनियर एक ही लेवल पे हैं। अगेन माय एक्सपीरियंस, वी हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस, अगेन इसलिए मैं रुक गया, राइट, है ना? सो एंड दैट्स अ गुडनेस, यू आर एक्सेप्टिंग इट लाइक ओपनली। सीख रहा हूँ भाई। या सो दिल्ली आया तो एक एहसास हुआ कि जो किरोड़ीमल कॉलेज के पीछे का एरिया था, चंद्रावल, वहाँ पर काफ़ी जाट थे। हाँ जी, हाँ जी। और अगेन वो सब अपने जो है मतलब दबंगई के लिए मशहूर थे, यू नो, गुंडागर्दी, दबंगई। तो कुछ से दोस्ती हो गई थी, तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा मिलता भी था। बट फिर ये भी पता चला कि जाटों को कितना जो तथाकथित अन्य सभ्य स्टूडेंट्स हैं, शरीफ वाले, सभ्य से शरीफ वाले, वो डरते भी थे, तो साथ में हिकारत से भी देखते थे, यार ये लोग आ गए, अब कैंटीन में आ गए, फिर गंद मचाएंगे। तो मैंने वो भी देखा है कि हम गंद मचाने वाली कौम में भी गिने जाते हैं कई जगहों पर। सो बट उतना कभी झटका नहीं लगा कि या तो हमेशा बिजनौर में रहा होता तो भाई चलो आपका रुतबा अलग है, यू नो, आ गए भाई फला के लौंडे आ गए, गांव के चौधरी। हाँ, तो आप वहाँ के कॉलेज वाले में पढ़े होते तो फिर स्कूल में पढ़े होते तो झटका लगता। दिल्ली आए तो आपकी कोई उतनी वक्त नहीं है, अनलेस आप गुंडागर्दी करें, ग्रुप के साथ मिलकर, ग्रुपिज्म में आ जाए। हाँ, सो इसलिए यहाँ करके ऐसा कोई झटका नहीं लगा। और वैसे भी मुझे हमेशा से ये था कि भाई काम से जान लो, बाकी इसके अलावा मैं कहाँ से आया हूँ, किसका पोता हूँ, पड़पोता हूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो काम से जान लो आप, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर तो कभी मुझे वैसी तकलीफ नहीं हुई, थैंकफुली। अगेन यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट हाँ, तकलीफ इन द सेंस, मतलब आपकी तकलीफ और मेरी तकलीफ में ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। तकलीफ एज इन कि मुझे कहीं तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़ा, एज इन या तिरस्कृत महसूस नहीं हुआ कि अरे यार मैं पहले इतना रुबाब था, अब इस शहर में आ गए, यहाँ कोई जानता ही नहीं है। पर जैसे जाटों के बारे में मतलब मैं तो क्योंकि हरियाणा से हूँ, आप भी वेस्टर्न यूपी तो हरियाणवी थोड़ा समझते होंगे। जैसे हमारे यहाँ, मैं थोड़ा हरियाणवी शब्द इस्तेमाल करने वाला हूँ, हाँ, कि जाटों के चौधर, सारी लड़ाई चौधर के पाछे लागी रहे कि हम तो चौधरी हैं।
उससे जुड़े हुए बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी हैं। तो कभी बम्बई इंडस्ट्री में जो एक्सपीरियंसेस हैं कि अरे जाट का तो दिमाग घुटने में होता है, जाट 16 दुनिया 8, इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टीरियोटाइप्स हैं। और अगेन वो कास्ट डिनोट्स हैं, हम लोगों के तो नामी जाति के नामी गाली बना दिए गए हैं। तो जो आइडेंटिटी है उसको लेके कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हुए कभी कि स्टीरियोटाइपिंग में किसी ने देखा हो कभी कुछ? इंडस्ट्री में तो नहीं हुआ थैंकफुली, ऐसा कोई। मैं ज़्यादा घूमता भी नहीं यार इंडस्ट्री में, इतने ज़्यादा ताल्लुकात हैं भी नहीं फ्रेंकली। कॉलेज में तो बड़ा आम था, जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, जाट रे जाट 16 दुनिया 8। तो जाटों को बेवकूफ़ी समझा जाता है, और अगर इन जनरल देखूं तो हम बेवकूफ़ी वाले काम करते भी थे। आई एम सॉरी टू से मतलब किसी के भी झगड़े में कूद जाना, गुंडागर्दी में लगे हुए ज़्यादातर लड़के जो एग्जाम्पल सेट करते थे, अब वो स्टीरियोटाइप आपके सर पर हावी हो जाता है और फिर आप उसी स्टीरियोटाइप को और गाढ़ा करते चले जाते हैं। एक वो भी है, आप उस साइकिल में फंसे हुए हैं। बट हाँ, चौधरी चौधराहट के पीछे तो आई एम सॉरी बहुत कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें फंसा हुआ है, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप आपके सर पे हावी हो चुका है कि भाई हो कुछ भी हो जाए, चौधराहट नहीं जानी चाहिए। जाट की ना तो ना है, एक बार कर चले गए तो ये बड़े टाइम तक मेरे पे भी हावी रहा। स्टीरियोटाइप आप पर हावी हो जाता है, आप स्टीरियोटाइप को आपके ऊपर एक स्टीरियोटाइप आप झेलते हैं। हाँ, एक स्ट्रक्चर में फिट हो गए हैं तो और लेकिन आपका स्टीरियोटाइप चूंकि वो अपर कास्ट वाला है ना, ईगो वाला है, ईगो वाला, आप उस स्टीरियोटाइप को जीना चाहते हैं। ये बड़ा फर्क है, ठीक है कि भाई जाट की ना तो ना है, तो ये सुना हुआ था, बचपन से सुना हुआ था। अभी चले गए किसी के घर पे, पूछ लिया उन्होंने, अभी खाना खाओगे? ना जी, खा के आए। भूख तो लगी हुई है आपको, मरे जा रहे हो भूख के मारे, लेकिन एक बार बोल दिया जी खा के आए तो खा के आए। अब ईगो पे बात आ गई। तो ये बहुत बड़ा फर्क है भाई, प्रिविलेज्ड कास्ट से होने में। आप उस स्टीरियोटाइप को जीना चाहते हैं, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप आपकी छवि को और महान बनाता है। अरे भाई देखिए क्या है, ये है जाट का एग्जाम्पल, ठीक है। और आपको जबरदस्ती अपना स्टीरियोटाइप जीने पर मजबूर किया जाता है कि अरे यार तुम इतना, यू नीड टू बिहेव इन सर्टेन वेज कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कास्ट, इसका एक अपना छवि है, कहीं तो वैसे बिहेव करने का भी प्रेशर है। ट्विटर पर ही 2-4 दिन पहले किसी का पढ़ा था, किसी ने 2 ही लाइन लिखी थी, जिस मंजा से भी लिखी हो, कि यार मतलब लाइट लगाने आया था और 2 स्क्रूज लगाने के 200 रुपये ले लिए। उस पर फिर काफ़ी लोगों में बहस छिड़ गई उस पर कि अब यहाँ स्टीरियोटाइप की बात आ जाती है कि भाई वो अपने घर से निकला, साइकिल पर आया होगा या जैसे भी आया, ठीक है, दिन में उसको कितनी दिहाड़ी मिली होगी, नहीं मिली होगी, नहीं पता आपको। उसने वो 2 स्क्रू किए, आपका तार जोड़ा, लाइट लगाई, आपका काम किया और सिर्फ 200 रुपये ही लिए, ठीक है ना। आपका काम 10 मिनट में हो गया। उस 10 मिनट के लिए उसका ट्रैवलिंग, आना जाना, और उसके बाद उसको दिन में दिहाड़ी मिली या नहीं मिली नहीं भी मालूम है। बट देने वाले को वो 200 रुपये जो है लगता है कि इतने से काम के, वो स्टीरियोटाइप आप पर हावी किया जाता है कि यार छोटा सा काम है। अब जब अपनी बारी आती है तो हर काम डिग्निफाइड है, वरना छोटा सा काम है। सो एक सबनीस हैं जो अमेरिका में रहते हैं, आई थिंक गौरव सबनीस, उसका बड़ा अच्छा थ्रेड पढ़ा मैंने एक। अपना ही देसी भाई उनकी बिल्डिंग में कोई शिफ्ट हुए थे, तो हलवाई हो गई, तो मेल बॉक्स से जब लेटर निकाल रहे थे तो उसने पूछ लिया, यार अभी क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस पे कितना टिप्स वगैरह जो बिल्डिंग सुपरवाइज़र है कितना देते हैं उसको। तो इसने कहा यार मैं तो $200 देता हूँ। $200? दैट्स हार्डली, यार मेरे रेंट का हार्डली 10% है, साल में एक ही बार दे रहा हूँ। सो बट मैं देता हूँ, बाकी सब अपने अपने हिसाब से देते हैं, आप देख लेना। अब वो बात अपने देसी भाई के दिमाग में अटक गई। फिर वो दोबारा मिला, उनको किसी दोस्त के साथ था और शायद थोड़ा ड्रंक था, तो उसने दोस्त को बताया अपने कलीग को कि अरे ये मिस्टर $200 यही है। तो उस पर थोड़ी जब बात हुई तो विचारधारा जो उसके पीछे ये थी कि भाई $200 आपके लिए कुछ नहीं होगा, बट अगर हर फ्लैट $200 दे रहा है और अगर 100 फ्लैट है, मतलब $20,000 की टिप मिल रही है उस आदमी को, सो उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए। एक ऑप्रेस्ड क्लास का आदमी कितना कमा सकता है उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। मेरी जेब से कितना जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी जेब में कितना जा रहा है, दैट इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजी। सो बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें यार। ह्यूमैनिटी जो है
अपने खासकर अपने जो साउथ एशिया में स्पेशली सिर्फ इंडिया को अकेला करना थोड़ा आई थिंक Right. गलत होगा। इसमें चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका एक बड़ा एरिया है जो इसमें शामिल है। दिस इंडियन ये सबकॉन्टिनेंट क्लास स्ट्रगल वाली जो बात है ना, कास्ट एंड क्लास स्ट्रगल बहुत है यहाँ पर। सो ये साइकोलॉजी भी है, सिर्फ इतना नहीं कि मेरी जेब से कितना जा रहा है, टोटल कितना आ रहा है इसकी जेब में, इसकी औकात कितनी है। सो बहुत सारे लेवल्स डिस्कवर कर रहा हूँ एंड इट्स अ लॉन्ग एंड हार्ड रोड फॉर ऑल ऑफ अस। बट हाँ, करना तो पड़ेगा। ये अवेयरनेस धीरे 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 ही सही, बट अपने बच्चों में, फिर मेरे बच्चे अपने दोस्तों में कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस लाते चलेंगे तो एटलीस्ट कहीं कुछ बदलाव आएगा। जैसे कल किसी ने सोशल मीडिया पर डाला था झांसी का किस्सा, तो उन्होंने शुरुआत इससे की कि कल जो रात को हमने देखा दैट इज़ प्योर करेज। मैंने पढ़ा आगे। सो अपेरेंटली एक कपल थे और फेस्टिव सीजन चल रहा है भाई, क्रिसमस वगैरह ये सब चल रहा है, तो रेस्टोरेंट में बैठे थे। ये जो जिन्होंने अपना डाला था पोस्ट वो बैठी होंगी अपने हस्बैंड के साथ, एक कोई कपल था और कुछ 11वीं के लड़के बैठे हुए थे एक टेबल पर। थोड़ी देर में देखा कि 11वीं के जो लड़के थे वो एक कपल पर काफ़ी तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहे हैं। मुड़ के देखा तो क्या हुआ, तो अपेरेंटली एक पति महोदय, वो जो कपल थे, पति महोदय अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती शराब पिला रहे थे। अच्छा। पत्नी नहीं पीना चाह रही थी और वो कुछ बात बढ़ी होगी, तो ये 11वीं के बच्चे उठकर खड़े हुए, उन्होंने बोला ये गलत है, अगर वो नहीं पीना चाहती हैं तो आप क्यों पिला रहे हैं। तो बोले मैं पति हूँ भाई इसका, मैं चाहे जो कहूँ, बट वो बच्चे नहीं माने। स्टाफ भी आ गया और अंत उसका ये हुआ कि अगले 20 मिनट पति महोदय चुपचाप बिना कोई जोर जबरदस्ती किए वहाँ बैठे रहे। ये बदलाव है। झांसी जैसे शहर में अगर 11वीं के बच्चे आज इस बारे में सोच रहे हैं कि चाहे पति पत्नी ही सही, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, चाहे खाने पीने की बात हो या कोई भी, तो ये बदलाव है और ये धीरे धीरे आया है। तो आई एम श्योर हम इससे बड़े बदलाव भी कर सकते हैं, पर बहुत धीरे धीरे होंगे, क्योंकि सदियां हैं भाई, सदियों की साइकोलॉजी है बिगड़ी हुई, जिसको हमने नॉर्मल मान लिया है कि वर्ण व्यवस्था तो नॉर्मल है, चूंकि पुरखे क्या कह गए थे। मुझे तो अभी मैंने तो हाल के कुछ वर्षों में सीखा है कि भाई जब आप सवर्ण बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ऑप्रेस्ड क्लासेस नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन वर्ण में जो आते हैं ये सब सवर्ण हैं। बाकी क्लासेस जो बिल्कुल अछूत माना गया वो वर्ण व्यवस्था से भी बाहर है। ऐसे लोग हैं जिन, मतलब शूद्र तो है ही, उनको भी अछूत आपने माना है, लेकिन उनको आपने वर्ण व्यवस्था में रखा है। सो जब सवर्ण, आप कुछ ऑप्रेस्ड लोगों के लिए जब आप कहते हैं सवर्ण, उनसे आप सवर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं उनके सामने, तब वो आपको बताते हैं कि भाई आप कम से कम वर्ण व्यवस्था में तो हो, हम तो वहाँ भी नहीं है। मेरे लिए ये एक नई डिस्कवरी थी, बिकॉज सवर्ण जब हम कहते हैं तो हम, मेरे लिए मतलब था कि जो उच्च जाति अपने आप को कहते हैं ये सवर्ण लोग हैं। बट वर्ण व्यवस्था में इसका ये डिमार्केशन है, शूद्र है वर्ण व्यवस्था में। यस, ये तो सच है। तो यानी कुछ लोग वो हैं जो वर्ण व्यवस्था से भी बाहर है। तो जब आपने शूद्र की हालत ये कर दी जो वर्ण व्यवस्था में है, तो जो उससे भी बाहर है, मतलब उसके साथ और क्या किया आपने? क्योंकि शूद्र के साथ तो आपने कुछ करने से छोड़ा नहीं। तो जो इस व्यवस्था में भी नहीं है उसको तो आपने शायद इंसान भी नहीं समझा होगा। बिल्कुल नहीं समझा। सो इट वॉज अ रेवलेशन। तो बहुत सारी लेयर्स हैं जो किसी नैतिक शास्त्र में, किसी किताब में, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। पर अब सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये एक ऐसा जरिया आ गया है कि हम धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं कि यार देखो, कड़वा है पर सच है। तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। भले ही आपने इसको किया नहीं होगा, डायरेक्टली नहीं किया होगा, आपके पुरखे ने कभी किया है, ठीक है ना, और अनजान रह करके या नकार करके आप एक्चुअली उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कास्ट के में हम जिस नज़र से देखते हैं कि कास्ट के बहुत सारे प्रिविलेज होते हैं। जैसे मैं, अगर मेरे साथ कोई वारदात हुई है तो मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, तो मेरी FIR लिखने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर मैं कथित सवर्ण, सो कॉल्ड अपर कास्ट कैटेगरी से आता हूँ।
मेरा वकील हो सकता है बेहतर हो, और अगर जो जज फैसला सुना रहा है वो मेरी जाति का हो सकता है, उसकी गुंजाइश ज़्यादा है। तो कास्ट के प्रिविलेजेस हैं, और जो सवर्णों के साथ हमको समस्या नज़र आती है, दे डू नॉट एक्सेप्ट इट कि कास्ट प्रिविलेज भी कुछ होता है। वो फिर हमेशा उसको मेरिट से जोड़ देते हैं, हमेशा टैलेंट से जोड़ देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, मतलब कास्टिज्म तो कुछ नहीं है, हम प्रिविलेज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो दे नीड टू एक्सेप्ट इट दैट दे हैव सम काइंड ऑफ कास्ट प्रिविलेज व्हिच अदर पीपल दोज हु आर द विक्टिम्स ऑफ कास्ट आर नॉट हैविंग इट। बिल्कुल, आई अग्री विद यू 100%। इसमें कोई दो राय, कोई डिबेट ही नहीं हो सकती इस बारे में। इसका बहुत ही एक जो एग्जांपल दिमाग में आ रहा है कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है ना, उनके लिए साफ हवा जो है ना वो प्रिविलेज नहीं है, वो तो नॉर्मल है। हाँ है ना? मतलब प्रदूषण कहाँ है, कौन सा क्लाइमेट चेंज भाई, किस प्रदूषण की बात कर रहे हो आप, कहाँ पे, कहाँ आप सब दकियानूसी बातें हैं, कहीं नहीं होता है ये। उन्हें बॉम्बे भेजना चाहिए, थोड़े दिन, एक दो चार महीने उन्हें वहां से उठा के बॉम्बे भेजना चाहिए, दिल्ली भेजना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई साहब ये देखिए आप जो सांस ले रहे हो ना वो प्रिविलेज है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ मुहैया ही नहीं है, फेफड़े जल जाते हैं। सो इट्स लाइक दैट। अब जब तक आप प्रिविलेज्ड वाले आदमी को उठा करके ना उस जिंदगी में रखोगे नहीं, तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा। और इसको अगर मैं थोड़ा, मुझे लगता है हमारी डिबेट जो है पूरी जाति की तरफ ही जा रही है बातचीत, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत ज़रूरी विषय है। जैसा ये एग्जांपल है कि वो पहाड़ पे रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि दैट्स अ प्रिविलेज, दे आर हैविंग द बेस्टेस्ट ब्रेथ। जो पहाड़ में ऊंचाई भी आ गई, सो बहुत सारी लेयर्स आ गई इसमें अननोइंगली। हाँ, तो इसको अगर हम ऐसे जोड़ें कि जैसे वो अगर कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ बादल फट रहे हैं, उनका पहाड़ जो है वो धंस जा रहा है, उनको नुकसान उसका उठाना पड़ता है। ऐसे ही कास्ट जो है, जो जाति है, जो लोग उसको नकारते हैं कि कास्ट नहीं है, बट उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां भी जाति की वजह से आती हैं जो एक इंसान को इंसान होने से रोकती हैं। जैसा हम जिक्र कर रहे थे पहले कि आपको एक सर्टेन बिहेव करना पड़ता है, तो जाति जो है आपको फिर एक अच्छा बेहतर इंसान, ह्यूमैनिटेरियन बनने से रोकती है। आप सेंसिटिव नहीं होते हैं मसलों को, आप ज़्यादा पैट्रियार्कल हो सकते हैं क्योंकि आप सेंसिटिव नहीं हैं, जेंडर और कास्ट की सेंसिटिविटी आपके अंदर नहीं है। तो कास्ट कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बनने से भी रोकती है। डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? सिर्फ कास्ट की ही बात नहीं कहूँगा, असलियत को जब आप नकारते हैं, आप रियलिटी को, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसे आप नकारेंगे, तो आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने सद्विचार हो आपके अंदर, आप कितना दान पुण्य करते हो, वो आपको और बेहतर इंसान बनने से रोक ही रही है ना। क्योंकि आपने रियलिटी को तो नकार दिया कि मैं जो जी रहा हूँ वही रियलिटी है भाई। मैं सुबह उठता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ, दिन भर किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, ठीक है ना, पर भाई आप इस पोजीशन में हैं कि अगर कोई और किसी का दिल दुखा रहा है, आप उसे रोक सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी की एफआईआर अगर लॉन्च नहीं हो रही है, आप उसके साथ जाके खड़े हो सकते हैं। तो आप अनजाने में भी आप बहुत सारी जो अच्छी बातें कर सकते थे, आप उनसे खुद को हटा रहे हैं जी, तो और बेहतर होने से रोक ही रहे ना खुद को। आप वो रियलिटी चाहे जात पात की हो, वो रियलिटी चाहे क्लाइमेट चेंज की हो, वो रियलिटी चाहे इंटर रिलीजन या क्लास वॉर की हो या कास्ट वॉर की हो, आप जब भी रियलिटी से खुद को अलग हटाते हैं तो आप ये कह रहे हैं इससे मुझे क्या, ये तो होता ही नहीं है, अब ये होता ही नहीं है तो इससे मुझे क्या, तो फिर आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? राइट, बेहतर नहीं बन सकते फिर आप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जाति से जुड़े हुए हमारे सवाल जवाब रहे। वापस फिल्मों पे लौटते हैं क्योंकि फिल्मों से ही जुड़ा हुआ पूरा इनका करियर है, किरदार है, और हम फिल्मों के तौर पे ही आपको पहचानते हैं, बट अब एक एक्टिविस्ट की भूमिका में भी आप आ रहे हैं। आजकल जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा और एजेंडा सेटिंग के तहत काम होता है कि खास आइडियोलॉजी को किस तरह से फ्रेम करना है, वेब सीरीज़ के ज़रिए हम देख रहे हैं नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा, एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट और इन सब पे बहुत खेला जा रहा है। हाउ डू यू सी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये सुमित कोई नया फिनोमेना नहीं है। सिनेमा बहुत पावरफुल मीडियम है जी, और इसे हमेशा, जब से बना है सिनेमा, जब से उद्योगपतियों ने और सरकारों ने इसकी पावर को पहचाना है, तब से इसे प्रोपेगेंडा के टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। चाहे स्टालिन के टाइम पे हो, ठीक है ना, चाहे कोरिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे नाजीज के टाइम में हो, या अब यहाँ हो,
कितने लंबे समय तक हम अमेरिका की हॉलीवुड की फिल्में देखते थे, तो वहाँ लगता था, और वहाँ की जो आर्मी, अरे ये बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और ये बड़े बड़े बाइसेप्स, मतलब सिक्स पैक से नीचे तो है ही नहीं। अमेरिका की मिलिट्री मतलब रैम्बो और श्वार्ज़नेगर, और देखो पूरी दुनिया को बचाते हैं वो। जब देखो पूरी दुनिया में विपत्ति आती है तो हॉलीवुड की आर्मी, अमेरिका की आर्मी खड़ी हो जाती है। बट देन धीरे धीरे वहीं से थिन रेड लाइन और इस तरह की मूवीज भी आई कि भैया आपने वियतनाम में जाकर के क्या किया। धीरे धीरे इक्का दुक्का आवाज़ों के साथ साथ। बट हाँ, ये विशेषता है उस समाज की कि उसने उन फिल्मों को रोका नहीं, या उन्हें बैन नहीं किया, या उसके लिए किसी ने थिएटर नहीं चलाया। तो प्रोपेगेंडा टूल की तरह अमेरिका भी इस्तेमाल करता है अपनी फिल्मों को, सब करते हैं। वही हमारे यहाँ हो रहा है, क्योंकि जब आपको सत्ता कायम रखनी होती है अपनी, और आपकी सत्ता, जब सत्ता का कोई ठोस आधार नहीं होता, प्रोपेगेंडा तो तभी करना पड़ता है भाई। अगर वास्तविकता में आपकी जड़ें हैं तो फिर प्रोपेगेंडा की जरूरत क्या है, वो तो आपका काम बोलेगा। लेकिन जब सब हवा हवाई है तो फिर आपको प्रोपेगेंडा पर ही करना होता है। तो पिछले 9 साल से 8 साल से हिंदू खतरे में ही है भाई, और पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एनिमी। भले ही चाइना कुछ भी करके चला जाए, पाकिस्तान से नजर नहीं हटनी चाहिए। तो वो चल रहा है, तो उस पर वही फिल्में बन रही हैं, इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पैसा बहाया जा रहा है। तो जो लोग बैठे ही हैं पैसा कमाने के लिए कि भाई आप सब्जेक्ट कोई भी लाओ, हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, मौका परस्त है, जब जिसकी आइडियोलॉजी होगी, जो पैसे देगा वो आइडियोलॉजी हमारी, बात खत्म हो गई। तो उस पर आपकी हर तरह की फिल्में बनेंगी। जो जो प्रोपेगेंडा करवाना है करवा लो भाई, जो आंकड़े निकलवाने हैं निकलवा लो। दिखा दो कि केरल में 32,000 लड़कियां जो हैं आईसिस की शिकार हो गई। भाई कहाँ पे है, कौन से उसमें है, क्या फर्क पड़ता है? बोल दो न्यूज़ में अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, आरटीआई डाल लो होम मिनिस्ट्री से, संसद में बोलते नहीं, इस तरह का तो कोई टर्म ही नहीं है हमारे यहाँ। लव जिहाद पे कानून ले आओ हर स्टेट में, लेकिन जब आरटीआई डालो बोलेंगे लव जिहाद तो लॉ में डिफाइंड ही नहीं, एक भी केस नहीं मिला है, डिफाइंड ही नहीं है। केस तो तब मिलेगा ना जब लॉ डिफाइंड होगा। जब टर्म हमारे लीगल सिस्टम में डिफाइंड ही नहीं है तो केस कहाँ से? सो आप जब वास्तविकता में आपकी जड़ें ही नहीं है, हवा हवाई है, तो प्रोपेगेंडा भी चलेगा। और प्रोपेगेंडा के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसों की कोई कमी है नहीं। पैसा चाहने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है। तो नफरत का कारोबार खूब चल रहा है, बढ़िया कारोबार है भाई। फिलहाल नफरत पे चल रहा है, नफरत पे चल रहा है। लेकिन इसमें जैसे आप जैसे जो लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं अपना, उनको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, हमको बोलना चाहिए, क्या इससे इंडस्ट्री में काम मिलने में और जो भी फिल्में या शो मिलते हैं उसको मिलने में कुछ कमी आई है? क्या इसका असर पड़ रहा है कि अब अगर आइडियोलॉजिकल सपोर्ट आप एक तरह की विचारधारा पे नहीं दे रहे हैं तो इंडस्ट्री में सर्वाइव करना या काम मिलना मुश्किल हो गया? पता नहीं यार, इस बारे में मतलब मैं आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हमेशा से बड़ा कम काम किया है। और ऐसा है भी, कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि मेरे घर के बाहर प्रोड्यूसर लाइन लगे खड़े थे। ऐसा तो फेज कभी आया नहीं लाइफ में। तो ना कभी मुझे भरपूर काम मिलता था, ना मैंने कभी भरपूर काम किया। चुनिंदा काम किया करता था, दाल रोटी खर्चा चल जाया करता था। वो अभी भी चल रहा है। कभी कभी बीच में लंबा संडे आता है, तो पहले भी आया करता था, अब भी आता है। तो मुझे नहीं एक्चुअली पता कि मुझ पर कितनी मार पड़ी है इसकी या नहीं पड़ी है। तो मेरे पहले भी उसी क्लास में था, अभी भी उसी क्लास में हूँ भाई। बट एक्सपीरियंसेस तो हैं, सिंटा से आपको जाना पड़ा, आपको सावधान इंडिया से जाना पड़ा। दैट्स ओके, मैं उसको इतनी बड़ी चीज़ के रूप में देखता नहीं यार। जो चीज़ होनी होती है वो हो जाती है, दैट्स ओके। सावधान इंडिया चला भी तो बहुत टाइम भाई। अब अगर निकाल दिया गया 8 साल बाद या 7 साल बाद, तो मैं उसके पिछले 7 साल कैसे भूल जाऊँ? 7 साल किया भी तो जी, है ना। तो ठीक है, अब कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास कि आपने मुझे क्यों निकाला। फेयर इनफ, ठीक है। तो उससे पहले जितना खर्चा था उस पर खर्चा चल रहा है। तो सिंटा से भी मतलब मुझे जाना ही था। अब इत्तेफाकन देखो, सच बात यह है कि सावधान बहुत लंबे अरसे तक कर चुका था जी, और उससे बाहर निकलना चाहिए था मुझे। एंड पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं तकरीबन एक्टिंग करना छोड़ दिया था। सावधान का टैग हटा तो वापस वेब सीरीज और इन सब लोगों ने बुलाना शुरू किया। तो फिर एक्टिंग करना शुरू किया वापस, तो रियलाइज है कि अच्छा भाई यही तो करने आया था।
सिंटा में 5 साल दे चुका था, मुझे वैसे ही जाना था, अगला इलेक्शन में नहीं लड़ने वाला था भाई। लॉकडाउन आ गया तो इलेक्शंस नहीं हुए हमारे, तो मैं थोड़े दिन तक रहा जब तक लोगों की मदद करनी थी, डोनेशंस वगैरह आ रहे थे, फिर मैं चला गया, आगे अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो ठीक है, वो मैं उतने बड़े इवेंट के रूप में नहीं देखता हूँ इन चीज़ों को, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। हाँ, उसके पीछे ये वजह रही होगी तो होगी भाई, क्या करें। अब उस पर बैठ करके ज़्यादा विचार करना कि इस वजह से ये किया गया, तो फिर आई थिंक खुद को ज़्यादा बहुत सीरियसली लेने वाली बात हो जाती है। मैं इतनी बड़ी मशीनरी में कील भी नहीं हूँ यार। जब आप एक सोशल चेंज की बात करते हैं या पूरे सोशल चक्र की बात करते हैं जी, मैं तो एक कील भी नहीं हूँ यार। सो इस कील की नोक क्यों टूट गई? अब ये कील अगर इसी पे जिंदगी गुजार दे तो फिर तो यार जिंदगी बर्बाद है उस कील की, किसी लायक नहीं है वो। कील है तो नोक टूटेगी, मशीनरी चल रही है। क्या बात है। ये बहुत ही मतलब हम सबको सीखने वाली बात है कि जो होता रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। दैट्स ऑल यू कैन डू। राइट, आपका जो अकीदा है, जो विश्वास है, आप उस पर चलते रहिए। अच्छा बुरा अपने आप जो होता है वो तो होता रहेगा और वैसे भी होगा। वैसे भी होता रहेगा। आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री में और टीवी इंडस्ट्री में जो अभी तक का सफ़र है, आर यू हैप्पी विद द जर्नी, और अभी कुछ लगता है कि नहीं अभी मेरे को ये काम करना था? आई एम आस्किंग अबाउट द करियर एंड एक्टिंग वाइज। या उसमें मुझे अभी तक वो चीज़ नहीं मिली है जिसकी मुझे चाहत है? हाँ बिल्कुल, वो भूख तो है भाई, अभी भी है। बीच में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स से पहले, वेब सीरीज़ वगैरह से पहले ये था कि बड़ा फिल्मों में अगर आप या तो ए ग्रेड में पहुंच जाए, बड़े सुपरस्टार हो, तो फिर आपको अपनी मर्जी का काम मिलता है। नहीं है तो फिर आपके पास वही था, टेलीविजन में डेली सोप कीजिए। मैंने भी किया जी। थैंकफुली। सावधान इंडिया आ गया तो मुझे डेली सोप नहीं करने पड़े, तो अच्छा गुजारा चल रहा था। लेकिन सावधान जब खत्म हुआ तो अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो फिर मैं बड़ी बड़ी अजीब स्थिति में होता। फिर वापस या तो डेली सोप करो जहाँ मज़ा नहीं आता है बतौर एक्टर यार। ओके, सिंपल सी बात है, डेली सोप खर्चे के लिए करते हैं आप। सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत अच्छे अच्छे रोल मिले। लेकिन अब फिर लालच और बढ़ जाता है। आप देखते हैं जब अपने साथ के और लोगों को, यार वो तो और भी अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं, तो फिर अरे भाई ये रोल तो मैं भी कर सकता हूँ, और बड़े रोल मुझे भी मिलने चाहिए, मैं कर सकता हूँ, आजमाना चाहता हूँ खुद को। तो वो भूख रहनी चाहिए एक कलाकार में, लालच कह लो, भूख कह लो, खुद को और बेहतर साबित करने की कोशिश, वो तो अब तक है भाई। और जिस दिन नहीं होगी उस दिन शायद मैं काम करना बंद कर दूंगा, तो फिर फ़ायदा क्या? अगर सब कर लिया है और कुछ बड़ा करने की चाहत नहीं है, Exactly. तो फिर क्या फ़ायदा? फिर जी की क्या करें, फिर फिर कुछ क्या और काम करेंगे। तो अभी क्या प्रोजेक्ट्स कुछ हैं आने वाले, कुछ बता पाएँ? भाई अभी एक क्या काम कर दो रहे सब कंप्लीशन पर है, उनके नाम नहीं बता सकता हूँ, बट अगले साल फरवरी मार्च में दो बड़ी वेब सीरीज़ रिलीज़ होनी चाहिए। एक नेटफ्लिक्स के लिए है, एक एमएक्स प्लेयर के लिए है, और एक सीरीज़ अभी जनवरी एंड में शुरू होने वाली है, वो भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए है। सो कुल मिलाकर ठीक चल रहा है, नॉट बैड एट ऑल, बट और बेहतर क्यों ना हो। बिल्कुल। और जो आजकल फिल्म इंडस्ट्री में बॉयकॉट वाला कल्चर चल गया है, हाउ डू यू सी इट? शब्द नहीं है भाई, इससे बड़ी बेवकूफ़ाना चीज़ हम और कुछ नहीं कर सकते एज सोसाइटी, कि जो हमारी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है, बॉलीवुड, जो हमने गाने, नाच गाने इसके लिए इतना लोकप्रिय है। हमारे स्टार्स राज कपूर के टाइम से लेकर के अब तक शाहरुख खान तक, बच्चन साहब, जो वर्ल्ड फेमस रहे हैं। अच्छा, आप मिडिल ईस्ट चले जाएं, आप कहीं तुर्की चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, इनके फैंस मिल जाते हैं। उस सॉफ्ट पावर से हम दुनिया पर अपनी पताका फहराने के बजाय उसकी टांग खींचने में लगे हैं। और किस लिए? बहुत ही टुच्चे राजनीतिक फायदों के लिए। बड़ा राजनीतिक फायदा भी नहीं हो रहा इससे कोई यार, इससे कोई वोट नहीं आने वाले, इससे तो पंचायत इलेक्शन भी नहीं जीत रहे आप। तो ये हो क्यों रहा है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता। सरकार को इस पर तो फौरन दमन लगाना चाहिए, क्योंकि ये निहायत बेवकूफ़ाना चीज़ है। पूरी दुनिया में सिर्फ थू थू ही होती है इस पर, और कुछ नहीं होती, और इससे किसी फिल्म का भविष्य निर्धारित भी नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, बॉयकॉट से अगर फिल्में फ्लॉप हुआ करती तब भाई एक पूरी मिनिस्ट्री बन जाती इस पर। लेकिन कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं और उसमें बॉयकॉट का भी एक ट्रेंड तो है, सोशल मीडिया पे तो चलता ही है।
तो उसके पीछे एक बॉयकॉट कारण हो गया, मैं कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि आप इंडस्ट्री से तो आप बेहतर जानते हैं उसको। दूसरा ये कि जो कंटेंट बॉलीवुड की तरफ से आ रहा है, जिस तरह की फिल्में, जिस तरह का काम आ रहा है, उसको ऑडियंस अब बहुत ज़्यादा उस तरीके से रिसीव भी नहीं कर रही है कि पहले जो फिल्में बनती थी, बड़े पर्दे पे आती थी, लोग बहुत उसको सुपरहिट बना देते थे। तो क्या अब ऑडियंस ज़्यादा मैच्योर हो गया कंटेंट को लेके कि अब ओटीटी वगैरह और दूसरे दुनिया भर के सिनेमा, वेब सीरीज़ हमको देखने को मिलती है, तो बॉलीवुड हैज़ टू इम्प्रूव समहाउ? एक सबसे बड़ा लेसन जो और शायद खुद हमारी इंडस्ट्री इस बात का एहसास कर रही है कि उसे बदलना होगा, नए तरह का कंटेंट लाना होगा, क्योंकि ऑडियंस के पास चॉइस बहुत है यार। मैं 400-500 रुपये का टिकट लेकर के हॉल में क्यों जाऊँ जब मुझे उससे बेहतर कंटेंट घर पे मिल रहा है। घर पे मिल रहा है, ठीक है ना। या अगर 500 का टिकट मुझे खर्च ही करना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा वैगन्जा बाहुबली जैसा दिख रहा है, या RRR दिख रही है, या पुष्पा जैसा कुछ एक दिख रहा है जी। तो फिर मैं वहीं जाके खर्चा करूंगा भाई, उसका डब वर्जन देख लूंगा। आप मुझे वही दे रहे हो जो 2 साल पहले 3 साल पहले चाशनी चटा रहे थे, अभी भी वही चटा रहे हो। तो इसमें बॉलीवुड, हमारे बॉलीवुड या जो भी टर्म यूज़ करना चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हमें मैच्योर होने की ज़रूरत है, होना पड़ेगा, हो जाएंगे। बॉयकॉट का यार आई रियली डोंट थिंक इट वर्क्स, आई रियली डोंट थिंक सो। ब्रह्मास्त्र के टाइम भी बॉयकॉट खूब हुआ था ना, 200 करोड़ का बिजनेस कर ही लिया ना। पर्सनली चाहे आपको फिल्म पसंद हो या ना हो, मैंने भी देखी अपने बेटे के साथ, मुझे ऐसी कोई महान फिल्म नहीं लगी, बट बॉयकॉट के बावजूद 200 करोड़ कर लिया उसने, जबकि ऐसी कोई महान फिल्म नहीं है। तो फिर काहे का बॉयकॉट और क्या कुछ। अगर फिल्म में ही दम नहीं होगा तो फिर आप बॉयकॉट वाले फिर बोले हमारी वजह से फ्लॉप हुई। तो भाई जो हिट हो गई, आपके होते हुए भी हिट क्यों हो गई, फिर ये बताओ। सो वही उन्हें खामखा भाव देने वाली बात है ये। इनकी वजह से ना कोई फिल्म हिट होती है ना फ्लॉप होती है। वरना अगर राइट विंग आइडियोलॉजी की बात होती तो फिर कश्मीर फाइल्स के साथ साथ तो हर राइट विंग आइडियोलॉजी वाली फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए। और अभी तो हाल में बहुत कुछ आया है उस तरह का, है ना। तो फिर बाकी की फ्लॉप हो गई। सो जब पैसा खर्च करने की बात आती है ना भाई, तो इंसान सबसे समझदारी का काम करता है। फिर वो राइट विंग लेफ्ट विंग सब भूल जाता है, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है, अपनी जेब से पैसा जा रहा है, टिकट खरीदना पड़ता है। तकलीफ दोनों तरफ है, बस एक्सेप्ट नहीं कर रहे लोग। बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत करके, मन कर रहा है हम बातें करते जाएं, लेकिन एक समय है, सर भी तबीयत उनकी थोड़ी ठीक नहीं है, गले आप सब देख रहे होंगे कि आवाज़ जो हम दमदार याद रखते हैं उससे थोड़ा सा कमी है, लेकिन कभी फिर उस पर बात होगी। तो मैं कुछ आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर, क्लोजअप करेंगे। एक्टिंग तो आप करते ही हैं, हम सब उसके तारीफ करते हैं। अभी आप जो है राहुल गांधी की भारत यात्रा में गए थे, भारत जोड़ो यात्रा, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप तो राजनीति में आने वाले, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले, क्या ये सही है? नहीं भाई, फिलहाल तो नहीं। हाँ, मैं कभी राजनीति में आऊँगा, हो सकता है, नेवर से नेवर, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल कोई ऐसा वो नहीं है इसमें, ये मेरे राजनीति के लिए गया भी नहीं था। लग रहा था कुछ अच्छा हो रहा है, जाने का मन था। एक कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्होंने पूछा आप आएंगे, आई वाज डाउटफुल। मैंने कहा फिर पॉलिटिकल रैली है, पॉलिटिकल रैली में जाऊँ नहीं जाऊँ। बट फिर ये भी लगा कि एक्चुअली देखें तो पॉलिटिकल रैली नहीं है। खुद भी तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भाई कांग्रेस के ही लोग हैं, सबको बुला रहा है, तो चलो क्यों ना जाए। तो हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, और जाके अच्छा लगा। एटलीस्ट सोशल मीडिया से बाहर निकल के थोड़ा धरातल पर लोगों से मिलने का, उन्हें देखने का मौका मिला। क्योंकि हम लोग भी अपने इको चैम्बर्स में चले जाते हैं ना सोशल मीडिया पे, कंफर्मेशन बायस एक जो हो जाता है, तो हमें लगता है बस यही दुनिया है और बस यही कुछ हो रहा है और यहीं पे क्रांति हो जाएगी। तो होता कुछ नहीं है, कुछ होता है, ऐसा नहीं कहूँगा कुछ भी नहीं होता, फर्क पड़ता है सोशल मीडिया से, बट इतना भी नहीं पड़ता। क्रांति ज़मीन पर ही होती है। तो सोशल मीडिया पे आपका, खासकर ट्विटर पे तो हम सब देखते रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। ट्रोलिंग बहुत होती है, बहुत गालियाँ पड़ती हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। हाउ डू यू सी द ट्रोलिंग? आप उससे कैसे उबरते हैं, उस पर ध्यान देते हो कि नहीं देते? शुरू में उलझता था, नया था जब इसमें, उलझता था शुरू में कि अभी इसको जवाब देता हूँ, अब बताता हूँ मुझे से सत्यवादी पर तुमने कैसे आक्षेप लगाया, है ना। फिर हुआ, मैंने कहा भाई खुद को इतना सीरियसली मत लो, वरना कहीं नहीं पहुँचोगे, है ना। उसे खुशी मिल रही है, उसने बोल दिया, जिसने बोल दिया उसे ये भी नहीं पता मैंने वो देखा ही नहीं है, नहीं देखा, खत्म हो गई। मुझे जो सही लगा वो कह दिया।
हाँ, आपने अगर प्रूव कर दिया कि मैंने किसी फॉल्स न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को या फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाया है, तो फिर माफ़ी भी मांग लो भाई, उसको डिलीट कर दो। शराफत उसी में है, इंसानियत भी उसमें। बट अदरवाइज आपने जब अकीदे से कोई बात कह दी और वो गलत नहीं है, तो कह दो और आगे बढ़ो। अब उसके इफेक्ट के लिए आप वेट करते रहोगे तो वो फिर पॉलिटिक्स है, फिर आप नेता बनना चाह रहे हो बार बार कि भाई विक्टिम कार्ड कितने खेलो। कितने फॉलोवर आए, कितने गए, मैं इसी अकाउंट पे क्यों अटक गया और इतने ही रिएक्शन आए, इस ट्वीट पर इतनी अच्छी बात और इतने ही लाइक आए। बट कभी आता नहीं, जैसे हम लोग कुछ जर्नलिस्टिक काम करते हैं तो बड़ा पढ़ लिख के कुछ लिखा, रिपोर्ट तैयार की, फिर कम चली तो हमको थोड़ी तकलीफ होती है यार, थोड़ा ज़्यादा चलना चाहिए भाई था। ह्यूमन नेचर है, हाँ। ह्यूमन नेचर है। बट लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट वी आर ह्यूमन, और जो हमें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ह्यूमन है। सबके पास लिमिटेड टाइम है। अगर मैं अपनी एक ट्वीट की ओर या आप अपनी एक स्टोरी की ओर लोगों को नहीं खींच पाए, तो शायद पहला विचार हम ये करें कि हमारे तरीके में कहीं कोई शायद कमी रह गई, इसकी हेडलाइन में या एडिटिंग में, इसको और चुस्त बनाने में शायद कहीं वी कोई नीड कमी टू रह गई। इम्प्रूव। या क्योंकि सबके पास लिमिटेड टाइम है और चॉइसेस बहुत हैं, इंडिपेंडेंट पोर्टल्स बहुत हैं। मुझ जैसे ट्वीट करने वाले, तुकबंदी करने वाले, सड़क छाप शायर, सब तरह के लोग मौजूद हैं और हर कोई ऑडियंस ढूंढ रहा है। सब में कंपटीशन, उस कंपटीशन में मत फंसिए। ऑब्वियसली किसे अच्छा नहीं लगता भाई मेरे इतने फॉलोअर हो गए, देखिए सबको ख्वाहिश होती है, ह्यूमन नेचर लालच पे डिपेंडेंट है बहुत, एक वैलिडेशन पर, तो हम सब जीते हैं वैलिडेशन पर। बट जितना सीखा है इन सालों में कि भाई उससे बाहर निकल आओ, जितना तटस्थ होकर रहो। तो अपनी जो पुरानी फिलॉसफी है, मध्यम मार्ग जो है ना, बुद्धा's way, जी। मध्यम मार्ग पे ना चलो। ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, डोंट कील। ठीक है ना, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली मैन। कील है, नोक टूटेगी, कील भी टूट जाएगी, मुड़ भी जाएगी, सीधा कर लेंगे। बट जब तक जितना भी जरा से भी बाकी है ना, आप कील बने रहिए, नोक वापस तराशी जा सकती है। जब पूरे खत्म हो जाए तो फिर किसी को क्या फर्क पड़ता है, आप कहाँ और मैं कहाँ। क्या बात है। मुझे बहुत मज़ा आया बातचीत में। दूसरी बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं, पहली बार ऑनलाइन था, इस बार हम फिजिकल मिल पाए तो बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ, हम क्लोजिंग के वक्त हैं। भारत में अब आजकल जो मीडिया है उसको आप कैसे देखते हैं, और उसके मुकाबले में जो कम्युनिटी जर्नलिज्म के तौर पे कुछ हमारे प्लेटफॉर्म्स उभरते हैं, दोनों को आप कैसे देखते हैं? मीडिया के नाम पर तो भाई फ्रैंकली अब कम्युनिटी जर्नलिज्म ही बचा है, या इंडिपेंडेंट पोर्टल्स कह लीजिए उनको, मोजो मोबाइल जर्नलिस्ट, वही बचे हैं। मीडिया हाउसेस तो किसी न किसी कॉर्पोरेट के हाथ में है। अब एक एनडीटीवी आखिरी बचा था, तो वो भी अब अडानी साहब के पास चला गया है। वो पहले अंबानी साहब के पास था। हाँ, बट तब तक रवीश जी एक थे उसमें, फिर भी कुछ हद तक दिल के बहलाने को सोच लो। ये ख्याल अच्छा है। एक तो था, चलो इस पर थोड़ा थोड़ा नमक डाल करके, मिर्च डाल करके भरोसा कर लेते थे कि भाई चल इसमें थोड़ा इतना कम कर लो, इतनी बात ठीक है। बट अब तो वो भी नहीं रहा, तो अब समझ में नहीं आता किसको देखें। तो अब एकमात्र जरिया जो है वो आप जैसे लोग हैं, मीना कोतवाल हैं, मनदीप पूनिया हैं, अजीत अंजुम हैं, रवीश जी अपना यूट्यूब एक्टिव कर लें जितना, तो he वो started है। his own channel. हाँ, Yeah. सो अभिसार हैं, मतलब जो इंडिपेंडेंट जो लोग बचे हुए हैं अब वही है। और उसमें ऑब्वियसली आपके अपने ओपिनियन होंगे, जिस तरह हर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल होते हैं, उनके अपने ओपिनियन होते हैं। तो खबर का रंग वो होता है, वो होगा ही, वो सबका होगा। बट एटलीस्ट सतह से क्या खबर आ रही है वो तो मिलेगी। सो मुझ जैसे लोग तो आई थिंक अब टोटली आप लोगों पर डिपेंडेंट है भाई, क्या हो रहा है वो आईना अब आप हमें दिखा सकते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये सुशांत सिंह सर, और इन्होंने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। और क्योंकि एक बैकग्राउंड हमारा उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों से, हरियाणा और यूपी के हिस्सों से है, तो मुझे बहुत अपनापन भी महसूस हुआ बात करते हुए। और बहुत ही सेंसिटिव सवाल हैं जिनको अमूमन जो फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, टीवी जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो एकदम अवॉइड करना चाहते हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते। तो आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी भाई। आप आए, बातचीत हुई। अब इसके बाद बहुत लंबी बातचीत है, इसमें से कितना हिस्सा रहेगा नहीं रहेगा, बट आपके रिकॉर्ड में है। तो बहुत चीज़ें बोलते बोलते मैंने भी सीखी आपसे। ये पूरा रहेगा, ये मनु मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। हमारा अपना चैनल है, तो पूरा इस पे रहेगा। और ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करें, अपनी राय दें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि
जैसा अभी सुशांत जी बोल रहे थे कि अभी थोड़ा सा ज़रूरत है कि कम्युनिटी जर्नलिज्म को बढ़ाया जाए। सर एक बार अगर आप अपील कर दें, मैं फ्री में प्रमोशन करा लेता जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार भाई, जितने तमाम दर्शक हैं, मैं सुशांत सिंह। और मीडिया से सबको शिकायत रहती है, ख़ासकर जो नेशनल मीडिया है, बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं या बड़े बड़े अखबार हैं, वो सब प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिखाते हैं। जिस बात के लिए सरकार विज्ञापन देती है वही दिखाते हैं उनको, आप लोगों को। तो हम सब शिकायत तो करते हैं, बट असल न्यूज़ जानना चाहते हैं तो उस ओर भी थोड़ा कदम बढ़ाएं। द शूद्र इनका प्लेटफॉर्म है। इस तरह के और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। गांव सवेरा है, मनदीप पुनिया का, मूक नायक है, अजीत अंजुम भाई का चैनल है, बहुत सारे हैं, परी नेटवर्क है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट पेड जर्नलिज्म आई थिंक इज़ द बेस्ट जर्नलिज्म। जब तक जर्नलिज्म विज्ञापन पर निर्भर नहीं रहेगा तब तक वो आपको सच्ची खबरें दिखा पाएगा। तो सब्सक्राइब करें ऐसे चैनल्स को, डोनेशन की जहां सुविधा उपलब्ध है डोनेट भी करें जितना आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से, ताकि जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ चैनल्स हैं वो निर्भीक होकर के हमें सच्ची खबरें दिखा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे अपील है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर लिखें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।